तो प्रोसीजर सेम होगा, बस क्लोन करने का सबका तरीका अलग अलग में भी हो सकता है, अगर रेपोज प्राइवेट है पब्लिक है उसके बिहाफ पे। तो जैसे कि एक रेपो है और हम क्रिएट करते हैं एक रेपो। सो रेपो का टाइप देखो, पब्लिक और प्राइवेट। तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी। ग्रुप में लिंक गई नहीं है क्या? कुछ लोग पिंग कर रहे हैं कि ठीक है। तो सपोज हमने अभी ये पब्लिक बनाया। हर रिमोट रेपो में आपका एटलीस्ट वन कमिट या वन फाइल एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए, बिना इसके कोई भी रेपो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हमने एक रीड भी फाइल को ऐड कर लिया और क्रिएट किया। ठीक है, तो ये हमारी रेपो क्रिएट हो गई और इस रेपो में अभी एक फाइल है बाय डिफॉल्ट जो गिट हमको प्रोवाइड करा रहा है, और एक कमिट है। अब इसको हम चाहते हैं कि हम लोग इस पर वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो यू हैव ओनली वन ब्रांच मास्टर, एक कमिट है, हमें इसका चाहिए यूआरएल। तो आप इसके यूआरएल को कॉपी कर लीजिए, HTTPS वाला ही यूआरएल कॉपी करना है। देन जिस फोल्डर में आपको वर्क करना है, आप उस फोल्डर में अपना गिट बैश टर्मिनल ओपन कर लीजिए, राइट क्लिक करके गिट क्लोन एंड द यूआरएल। ठीक है, जैसे ही आप ये यूआरएल या ये कमांड ट्रिगर करेंगे, जिस नाम से एक रिमोट रेपो है उसी नाम से एक फोल्डर आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। देखो एक फोल्डर क्रिएट हो गया एंड दिस फोल्डर इज नाउ अ लोकल रेपो। ठीक है, आपने रिमोट रेपो को क्लोन कर लिया अपने लैपटॉप में, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो रिमोट का ही कॉपी आप पे एग्जैक्ट अवेलेबल है। तो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर आपके लिए लोकल रेपो है। तो आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है, देन इसके अंदर वर्क करना है। तो आपको अगर इस फोल्डर में जाना है तो सीधा आप लिख सकते हैं CD एंड द फोल्डर नेम। ठीक है, जैसे ही मैं इस फोल्डर में एंटर करूंगा, देखो यहाँ पे मास्टर लिख जाएगा। जब भी आपको यहाँ पे ब्रांच नेम दिख जाए मास्टर मेन, तो आप समझ जाइए कि आप उस रेपो में आ चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटस देखिए, गेट स्टेटस। तो गेट बोल रहा है यू आर ऑन द ब्रांच, ओरिजिन के मास्टर में है आप, एंड एवरीथिंग इज क्लीन अप टू डेट। अभी कुछ भी आपका वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है। हम ब्रांच देख लेते हैं, गेट ब्रांच। तो ये आपको एक ब्रांच बता रहा है। ठीक है, आपको सारी ब्रांचेस देखनी है, गेट ब्रांच -A। ठीक है, -A का मतलब ये है कि मेरे पास अभी एक ब्रांच है, और ये ब्रांच किसका रेफरेंस है, इसी मास्टर ब्रांच का, और हेड भी मेरा उसी पर है। यानी कि जो ब्रांच मुझे दिख रही है लोकली, वो एक्चुअल में ओरिजिन वाली मास्टर है। ओरिजिन मीन्स वो वेरिएबल जिसमें ये यूआरएल सेव है। तो मास्टर ब्रांच जो आपको यहाँ पर दिख रही थी, वो आपके पास अवेलेबल है लोकली। जो भी चेंजेस या जो भी फाइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है, देखो यहाँ पे फाइल है readme.md, और मैं यहाँ ls करता हूँ, तो देखो ये फाइल दिखा रहा है readme.md। जो कंटेंट इसके अंदर है वही उसके अंदर है। इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको कैट करके देखता हूँ। ठीक है, देखो इसके अंदर भी सेम वर्ड लिखा हुआ है। यानी कि अभी इनिशियली जो कुछ अवेलेबल था इस रिमोट रेपो पे, वो सब कुछ मेरे पास लोकली अवेलेबल हो गया। अब अगर मैं एक नई ब्रांच बनाना चाहता हूं, तो नॉर्मली आप कैसे बनाओगे, गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम। ये जो नई ब्रांच बनेगी, ये ब्रांच इसी ब्रांच का रेफरेंस है, तो जो कुछ मास्टर ब्रांच में रहेगा वो सब कुछ फीचर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ मेरे पास कितनी ब्रांच है, गेट ब्रांच। तो ये बोल रहा है आपके पास दो ब्रांच है, एक मास्टर और एक फीचर। जिस पे स्टार लगा हुआ है उस पर हम लोग अभी करेंटली हैं। यहाँ मास्टर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर हम करेंटली मास्टर में ही हैं। मुझे नई ब्रांच में जाना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ, गेट चेकआउट फीचर, और देखिए अभी यहाँ पे ब्रांच का नाम चेंज हो गया।
यानी आप फीचर ब्रांच में आ गए। एलएस करोगे, सेम कंटेंट आपको मास्टर वाला फीचर में भी अवेलेबल रहेगा। आप लॉग्स चेक करोगे कि कौन कौन से कमिट आईडी जनरेटेड है इसमें, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो जो कमिट आपका 671E, ये देखिए रिमोट में अवेलेबल था 671E, वो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके कमिट्स, आपका कंटेंट सारा का सारा मास्टर से फीचर में आ गया। क्लियर है? अब मैं एक कमांड चलाता हूं, गेट रिमोट -v। ये एक नई कमांड है जो अभी हम देख रहे हैं। तो हम लोग रिमोट रेपो पे वर्क करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा गेट क्लोन एंड द यूआरएल ऑफ रेपो। तो सेम फोल्डर आपके पास भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देन आपके उसके अंदर जो भी आपको ब्रांचेस बनाना है आप ब्रांचेस बना सकते हैं। बाकी सब सेम वैसा ही है जैसा अभी तक हमने सीखा। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं कि सपोज हमारा प्लेटफॉर्म दूसरा है, हमारा इनमें से कोई प्लेटफॉर्म है, ये Azure DevOps करके एक पोर्टल है। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर गया और यहाँ पर मैं रेपोज में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी रेपोजिटरीज हैं, 2 रेपो है। ठीक है, अभी मैं किस रेपो में हूँ? ATH मरी। इस रेपो में कितनी ब्रांच है? एक ही ब्रांच है। इस रेपो में कितनी ब्रांच है? एक ही ब्रांच। ठीक है, तो इन रेपो को क्लोन करना हो तो कैसे करेंगे? सेम आपको चाहिए यूआरएल, जैसे यहां पर हमको यूआरएल यहां से मिलता है। ठीक है, यहां पे यूआरएल आपको कहां से मिलता है? इसको क्लिक करके देन दिस कॉपी द यूआरएल, यहां पे आपको यूआरएल मिलता है इस क्लोन को टिक करके। ठीक है, तो ये आपको यूआरएल दे देगा। सेम जैसे हमारे पास एक फोल्डर बन गया था जिस नाम से रेपो थी, इसमें रेपो का नाम है हेल्पिंग मोटो, तो हेल्पिंग मोटो नाम से रेपो बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फोल्डर में आते हैं, एक नया टर्मिनल लेते हैं और सेम चीज ट्राई करते हैं, गेट क्लोन एंड द यूआरएल। ठीक है, देखो हेल्पिंग मोटो नाम से एक फोल्डर जनरेट हो गया। सेम अगर मुझे अब तीसरा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि ये बिट बकेट का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो इसमें मेरे रेपो का नाम क्या है? जारवेस। ब्रांच का नाम मेन ब्रांच है अभी। ठीक है, इसको क्लोन करना हो तो आपके पास ये क्लोन का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यूआरएल मिल जाएगा। कॉपी करिए यूआरएल और नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। इसमें आपको थोड़ा सा अलग कुछ देखने को मिलेगा। ये मैंने पेस्ट किया। ठीक है, दो बार गेट क्लोन लिख के। ठीक है, देखो जैसे ही आपने गेट क्लोन चलाया, देखो एक नया पॉपअप आया और ये पॉपअप क्या कह रहा है कि आपकी रेपोजिटरी ऑथेंटिकेट करानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गिटहब के हैं, चाहे वो एज्योर के हैं, चाहे वो बिटबकेट के हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट हैं। मैं पर्सनली ओन कर रहा हूँ इसको, तो आपको क्लोन करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने मुझे गिटहब और इससे क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ये मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो ऑथेंटिकेशन वन टाइम होता है, अभी ऑथेंटिकेशन हम फिर से देखेंगे। तो मैं जैसे इसको साइन इन विद ब्राउजर करूँगा, ये मुझसे एक्सेस मांगेगा। अगर मेरे पास ये लॉगिन है तो, और देखो जैसे ही ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हुआ, यहाँ पे देखना आप क्लोन हो गया, यानी कि तीनों फोल्डर मेरे क्लोन हो गए। पहला फोल्डर हमारा फ्राइडे जो कि गिटहब से लेकर आया मैं, सेकेंड फोल्डर हेल्पिंग मोटो जो कि एज्योर डेवऑप्स के से चलाया, एंड थर्ड इज जारवेस। ठीक है, तो फोल्डर्स को क्लोन करना अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम इसका ऑथेंटिकेशन सीखेंगे। सेकेंड चीज, हाउ टू क्लोन अ स्पेसिफिक ब्रांच। तो अभी आपके पास ये जो रेपो है, ये नई नई रेपोज है, तो आपके पास एक ही ब्रांच है, ये भी नई रेपो है, एक ही ब्रांच है, चाहे इस वाले प्लेटफॉर्म में।
सेम कंसेप्ट है, बस प्लेटफॉर्म बदल गए। ये गिटहब हो गया, ये एज्योर डेवऑप्स का एज्योर रेपो हो गया, ये बिटबकेट का बिट की रेपोज हो गई। बट कंसेप्ट सेम है, आपको गिट क्लोन यूआरएल करना है, ऑथेंटिकेशन करना है, और ऑथेंटिकेशन वन टाइम होता है। अभी हम ऑथेंटिकेशन एक बार और करेंगे, ठीक है। तीनों जगह से हम क्लोन कर सकते हैं। कंपनी में मे भी आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म हो, कहीं किसी के में बिटबकेट होगा, किसी के में एज्योर रेपोज होंगी, और किसी के में गिटहब होगा, या गिटलैब भी हो सकता है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ब्रांच क्लोन करनी है, सपोज यहाँ पर ऐसी 10 ब्रांचेस होती और हर ब्रांच 200 250 MB 400 MB की होती, तो मुझे सोचो गिट क्लोन करते हैं वो सारी ब्रांचेस को लेकर आता है। तो अगर 200 300 MB की एक ब्रांच है, ऐसी 10 ब्रांच है, तो 3-4 GB का कंटेंट आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपका 5 मिनट 10 मिनट क्लोन होने में ही ले लेगा। और मुझे वर्क करना है सिर्फ मास्टर ब्रांच पे, या मुझे वर्क करना है उसके फीचर ब्रांच पे, ठीक है, किसी बग पे, तो आप पर्टिकुलर ब्रांच को भी क्लोन कर सकते हो। तो कैसे करते हैं? सिंपली आपका सेम यूआरएल है, गेट क्लोन यूआरएल, बस आप यहाँ पे -b एंड द ब्रांच नेम प्रोवाइड कर देंगे। तो वो क्या करेगा, फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच ही लेकर आएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा, आपका स्पेस बच जाएगा, आपका इंटरनेट स्पीड वगैरह में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एक ब्रांच 400 500 MB की होती है, और ऐसी 10-20 कभी कभी तो 25-26 ब्रांचेस होती हैं। सबको क्लोन करोगे, गिट क्लोन यूआरएल क्या करता है, इट विल क्लोन एवरी यूआरएल एवरी ब्रांच, इट क्लोन द रिमोट रेपो इनटू लोकल लैपटॉप या लोकल सिस्टम, बट इट विल क्लोन एवरी ब्रांच ऑफ, ठीक है, रिमोट की हर ब्रांच को ये कॉपी करके ले आता है। और हमें कोई पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गेट क्लोन -b ब्रांच का नेम एंड देन यूआरएल, ठीक है। अब जो भी आपने क्लोन किया, वो क्लोन का यूआरएल क्या है वो पता करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, गेट रिमोट -v। अच्छा, अभी हम फोल्डर में नहीं गए, गेट रिमोट -v, ठीक है। तो देखो ये दिखा रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है ओरिजिन, एंड दैट वेरिएबल कंटेन दिस यूआरएल। इससे क्या है, मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यूआरएल क्या है, या फिर मैं किस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, dev.azure.com, यानी मैं एज्योर पे वर्क कर रहा हूँ। जो हमारा गिटहब वाला है, देखो इसमें क्या लिखा है कि वेरिएबल आपका ओरिजिन है और यूआरएल आपका ये है। फैच करना हो, पुल करना हो, पुश करना हो, तो आप इसी से करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, github.com। थर्ड हमारा प्लेटफॉर्म था CD2 जारविस। जारविस में गया, मैंने लिखा गेट रिमोट -v। देखो इसमें आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है, बिटबकेट। तो आपको जो भी यूआरएल चाहिए हो, आप वो यूआरएल देख सकते हैं। तो to check the URL of remote repo, get remote -v। मैं नोट पॉइंट में लिख देता हूँ, there is one variable, कौन सा वेरिएबल है हमारा, ओरिजिन, ठीक है, which contains the value of रिमोट यूआरएल। जो रिमोट यूआरएल लिया हमने, उसकी वैल्यू को वो कंटेन करता है। ये क्लियर हुआ क्लोन करना। अब हम देखते हैं इसका ऑथेंटिकेशन करना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑफ repositories।
ये दो यूआरएल कैसे आ रहे थे? क्या? वो एक फैच और एक पुश का दिखाता है, वो सिमिलर ही होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे देखो सेम ही है। वो कह रहा है अगर आपको गेट फैच या गेट पुल करना हो देन ऑल्सो यू विल यूज दिस, और अगर आपको गेट पुश करना है मीन्स रिमोट रेपो को लोकल को आपको रिमोट पे पुश करना है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और दोनों में सेम वेरिएबल है। तो वो सिंपली ये बोल रहा है कि ओरिजिन इज द वेरिएबल एंड द वैल्यू इज दिस यूआरएल इनसाइड दैट। और ये बाय डिफॉल्ट गेट सपोर्ट करता है कि ओरिजिन नाम से एक वेरिएबल बना लेता है और वो यूआरएल एंटर कर देता है। ये डिफॉल्ट वेरिएबल है, सब में सेम होगा, बस आपका यूआरएल चेंज होगा, वेरिएबल आपका सेम होगा। क्योंकि देखो ये रिमोट रेपो, ये रेपो कौन सी है? फ्राइडे। ये रेपो कौन सी है? जार्विस। एंड सिमिलरली जो थर्ड वन होगी वो आपकी हेल्पिंग मोटो। तो देखो हर रिमोट रेपो को लाने पर एक फोल्डर आ रहा है, और फोल्डर ही आपका लोकल रेपो है, और हर फोल्डर के अंदर अपना अपना ओरिजिन वेरिएबल है और अपने अपने उसका वैल्यू है। ठीक है, अगर आप लोकली कोई फोल्डर बनाओगे तो उसमें कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये लोकल रेपो बनाया है, ठीक है, इसके अंदर मुझे इसको लोकल रेपो बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं? गेट इनिट, सिमिलरिटी इसको लोकल रेपो बनाते हैं, बन गया। और अब मैं लिखता हूँ गेट रिमोट हाइफन बी, तो कुछ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ क्लोन ही नहीं किया है, तो कोई यूआरएल है ही नहीं इसके अंदर। मैं चाहूँ तो यूआरएल सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेट करने की जो कमांड है वो है गेट रिमोट हाइफन सेट हाइफन यूआरएल। और किस वेरिएबल में सेट करना है? मैंने बोला आप ओरिजिन वाले वेरिएबल में एक यूआरएल सेट कर दो। तो जो भी यूआरएल मैं सेट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। गेट रिमोट सेट हाइफन यूआरएल हाइफन ओरिजिन, और सपोज मैं इसका यूआरएल सेट करना चाहता हूँ किसी थर्ड रेपोजिटरी का, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट के दूसरी रेपोजिटरी में जाता हूँ, बुगाटी, और ये वाला का यूआरएल ले आया, मैं ये यूआरएल ले आया और ये वाला यूआरएल सेट कर देता हूँ। git remote set hyphen set hyphen set hyphen x git remote git remote set hyphen url and we can use git remote add origin, हाँ ऐड कर लेते हैं हम ओरिजिन, क्योंकि अभी सेट का मतलब क्या है, उसको एडिट करना है। अभी सेट तो हमने एडिट तब करेंगे जब हम कोई क्लोन कर रहे हैं, अभी क्लोन तो हमने किया नहीं है। पहली बार हमको सेट करना हो तो आप गेट रिमोट एड ओरिजिन चलाओगे, और अब चेक करते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये वाला यूआरएल सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को ये चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो, गेट रिमोट हाइफन हाइफन सेट हाइफन या सेट हाइफन यूआरएल, और नया यूआरएल आप ओरिजिन में दे सकते हो। तो इस वेरिएबल में आप पहली बार कोई वैल्यू ऐड करोगे, एडिंग अ यूआरएल इन लोकल रेपो, किसी लोकल रेपो में आपको यूआरएल सेट करना हो तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और देन यूआरएल, ये हो गया। और अगर इसी में आपको एडिट करना हो, एडिट द ओरिजिन वेरिएबल वैल्यू,
विथ न्यू यूआरएल। कोई नया यूआरएल आप सेट करना चाहते हो ओरिजिन में बाय डिफॉल्ट, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। हम लोग ये सेट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम रिमोट पे वर्क कर सके। देखो मैंने गिट इनिट से बनाया था ये फोल्डर, है ना, तो इस फोल्डर में तो अभी कोई रिमोट का कुछ भी नहीं है और मैंने इसमें वर्क कर लिया, या मैं अब चाहता हूँ कि ये फोल्डर मेरा रिमोट रेपो से सिंक हो जाए, तो आप वहां पे पुश कर सकते हो चीजें। हमने तो ऑलरेडी इसको क्लोन किया है ना। लोकल को नहीं किया ना, ये लोकल के लिए चल रहा है। ये अच्छा, ये आप भी मैनुअली बनाया है यहाँ पे? गिट इनिट करके बनाया मैंने। अच्छा, ओके। अब वहां पर हम लोग एक यूआरएल से सेट कर रहे हैं सो दैट हम वहां पे वर्क कर पाए ना। ताकि हम उसको अब रिमोट से भी उसको सिंक कर पाए, क्योंकि अभी ये लोकल रेपो है, गिट इनिट है, मैं इस पे 10 दिन से वर्क कर रहा था। अब मुझे ये चेंजेस मेरे को रिमोट पे भेजने हैं, तो या तो मुझे वो क्लोन करके वो लाना पड़ेगा एक नया फोल्डर, देन ये सारा कंटेंट उठा के पेस्ट करना पड़ेगा। देखो आप कंटेंट पेस्ट कर सकते हो, आपने 10 दिन इस लोकल रेपो में काम किया, नाउ यू हैव टू पुश ऑल दीज थिंग्स इनटू जारविस रेपो। तो आप क्या करोगे, यहाँ का सारा कंटेंट कॉपी करोगे और इसमें पेस्ट कर दोगे और पुश कर दोगे, ठीक है। बट जो जो चेंजेस आपने यहाँ पर किए, सपोज आपने 10 कमिट्स बनाए, 2 कमिट्स बनाए, 4 कमिट्स बनाए, तो वो कमिट्स नहीं आएंगे यहाँ पे, यानी आप अपनी हिस्ट्री खो दोगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी हिस्ट्री बनी रहे, दैट्स वाई मैं इसी लोकल को रिमोट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये आपका रेपो है, ये आपने लोकल बनाया हुआ है लोकल रेपो नाम से, इसमें आप सपोज आपने 10-12 चेंजेस कर लिए, आपने एक फाइल बनाई यहाँ पर test.txt, ठीक है, और आपने यहाँ पर चेंजेस कर लिए, git add test.txt, git commit -m commit 1, ठीक है। आपने पहला कमिट कर दिया, आपने इसको ओपन किया, इसमें कुछ चेंजेस किए फाइल में, और सेकंड कमिट कर दिया, गिट कमिट 2, 2 कमिट कर दिए। आप लॉग्स में इसकी हिस्ट्री देखोगे तो ये आपको दिखेगी, ठीक है। C1 C2 2 कमिट आ गए। अब ये आपको रिमोट पे भेजना है। अब मैंने आपसे बोला आप इसको गिटहब पे इस वाली ब्रांच में पुश कर दो, तो आप क्या करोगे कि अब तो ये तो मैंने लोकली बनाई है, तो लोकली तो पुश होगी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा और इस फोल्डर से बाहर गिट क्लोन करके ले आऊँगा, तो ये आ गया मान लो मेरा फोल्डर। अब मैंने बोला कि मेरे को जो जो चेंजेस करने हैं ये उठा के मैंने कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने पेस्ट कर दिया, कंटेंट तो आ गया बट आपके कमिट्स नहीं आएंगे। आपने जो कमिट हिस्ट्री मेंटेन कर रखी है यहाँ पर लोकली, दैट विल नॉट कम इन दिस रिमोट फ्राइडे, ये तो इसी के अंदर रहेगी, क्योंकि इसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो इस डॉट गिट में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोकल को ही अब रिमोट वाले से सिंक करना पड़ेगा। सिंक करने के लिए आपको क्या यूज करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजन और देन द ओरिजन ऑफ, या फिर रिमोट रेपो का यूआरएल, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको क्लियर किया, मैंने लिखा गेट रिमोट ऐड ओरिजन, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं बट ओरिजन इज द डिफॉल्ट, तो सब वही लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये ओरिजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने ये चीज सेट कर दी है। चेक करना हो तो गेट रिमोट -v, देखो ये बोल रहा है कि ओरिजन में एज्योर डेवऑप्स का यूआरएल सेट है, ठीक है। मैंने भी थोड़ी देर पहले सेट किया था ना ये, तो ये बोल रहा है सेट है, बट मुझे कहाँ भेजना है ये गिटहब पे, तो मुझे इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो गेट रिमोट सेट -url ओरिजन एंड द गिटहब वाले का यूआरएल, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, देखो चेंज हो गया ना यूआरएल। तो पहली बार ओरिजन वेरिएबल ऐड करना हो तो दिस यू विल यूज, उसके बाद आपको कभी भी इसकी वैल्यू एडिट करनी हो तो सेट यूआरएल यू विल यूज। कोई नया वेरिएबल बनाना हो, गेट रिमोट ऐड
और दूसरे वेरिएबल का नाम मैं लिख लेता हूँ एज्योर रेपो, या एज्योर लिख लिया मैंने। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एज्योर वाले का यूआरएल सेट कर देता हूँ। मैंने यूआरएल कॉपी किया एज्योर रेपोजिटरीज का और पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैं गेट रिमोट हाइफन वी करूंगा तो देखो मेरे पास दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल एज्योर जिसके अंदर यूआरएल ये है, एक वेरिएबल है ओरिजिन जिसके अंदर यूआरएल इसका है। मुझे तीसरा भी सेट करना है, सेम चीज गेट रिमोट ऐड, और इस बार क्या रख देता हूँ मैं, बिट बकेट। ठीक है, और बिट बकेट का यूआरएल मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं। देखो आपके पास एक ही रेपोजिटरी है और इस रेपोजिटरी में 3 वेरिएबल्स आप एक साथ यूज कर रहे हो, एज्योर, बिटबकेट और ओरिजिन। लेकिन अब ये पुश करेंगे हम, तो ये पुश किस रेपो में होगा फिर, रिमोट रेपो में? अगर मैं ओरिजिन वर्ड नहीं लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट इसी को लेता है। अब मुझे अगर इसमें पुश करना है तो आई विल राइट गेट पुश, और जिस वेरिएबल को यूज करना है एज्योर, और एज्योर के किस ब्रांच में, मास्टर, तो ये क्या करेगा, एज्योर वाले यूआरएल को यूज करेगा और उसमें पुश कर देगा। मुझे बिट बकेट में पुश करना है तो मैं क्या लिखूंगा, गेट पुश, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिट बकेट में पुश करना है तो गेट पुश बिट बकेट, और बिट बकेट के कौन सी ब्रांच पे पुश करना है, मास्टर, तो मास्टर। मुझे गिटहब पे पुश करना है तो आप सिंपल गिट पुश भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये किसको पिक करेगा, इसको। अगर आपको मेंशन करना है स्पेसिफिकली तो आप कर दीजिए। तो आप देख रहे हो एक ही फोल्डर से 3 रेपोजिटरीज को मैनेज कर रहे हो। तो ये वेरिएबल्स हमको जानना जरूरी है कि गेट सपोर्ट्स रिमोट वेरिएबल्स, और वो कैसे सेट किए जाते हैं, गेट रिमोट ऐड, वेरिएबल का नाम और उसका यूआरएल। ये 3 सेट किए हैं। अब सपोज मुझे ये कौन कौन से सेट हुए हैं, फ्राइडे, जार्विस और बुगाटी। अब मुझे एक और रेपो पे काम करना है तो मैं काम करता हूँ, दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ, बुगाटी की जगह डुगाटी ले आता हूँ। ठीक है, आपने इसका लिया, देखो इसमें बहुत सारी रेपोज है। मुझे जैसे कि इस वाली रेपो पे वर्क करना है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज नहीं है, पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। हो गया इनिशियलाइज। आप क्या करोगे, इसका यूआरएल कॉपी करोगे, और ये क्या है, ऑटोमेशन डेवऑप्स। तो मैं यहाँ पे क्या सेट कर सकता हूँ, सेम चीज गेट रिमोट ऐड, गेट रिमोट ऐड, और क्या नाम रख दूँ उसका, ऑटोमेशन, ये नाम रख दूँ। ऐसा कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और उसके बाद यूआरएल सेट हो गया। चेक करता हूँ तो देखो मेरे पास ऑटोमेशन नाम से भी एक वेरिएबल आ गया। तो ये आपकी चॉइस है, आप कितने वेरिएबल्स को एक साथ मैनेज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, पुश करने के लिए आपको सिंपली जिस रेपो पे जाना है उसका वेरिएबल यूज करोगे, उसके जिस ब्रांच पे जाना है उसका नाम। जैसे मैंने लिखा गेट पुश, अब मुझे कहाँ जाना है, सपोज यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, नहीं है, यहाँ मास्टर ब्रांच, यहाँ भी मेन है, यहाँ मास्टर है। ठीक है, तो ओरिजिन में जाना है ओरिजिन, और उसकी किस ब्रांच पे जाना है, मास्टर। अब देखो ये क्यों बोल रहा है, कोई बताएगा? पहले हमें फुल करना पड़ेगा ना। जब आप मल्टीपल वो लेके चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यूआरएल्स, तो गिट सजेस्ट करता है कि आप पुश करने से पहले एक बार पुल कर लो, मे बी यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए हों, तो हमें पुल करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप स्पेसिफिकली अलग अलग वर्क करो तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप गिट में बहुत अच्छे हैं, you can manage git pull, git push, git fetch, merge conflicts of different repos, you can do. अदरवाइज आप एक को ही एक में यूज करें तो ज़्यादा अच्छा।
जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं गिट पे वो मल्टीपल एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं उन्हें पता है कि अभी मैंने, अब जैसे मैंने गिट पुल चलाया, मैं क्या लिखूंगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, तो ओरिजिन वाले यूआरएल से मास्टर ब्रांच को ये लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकर आ गया, और अब मैं गेट पुश करूंगा तो गेट पुश अलाउ कर देगा। बट अगर आपने लिखा गेट पुश गेट पुल एज्योर और ब्रांच का नाम, तो वो उसके चेंजेस भी लेकर आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ही ब्रांच में आपके दो दो तीन तीन ब्रांच के चेंजेस आ गए, पता चला कोड कुछ और लिख रहे थे और कोड कुछ और लिख गया। इसीलिए आपको अलग अलग ब्रांचेस पे वर्क करना पड़ेगा। तो सजेस्टेड यही है कि आप अलग अलग यूज करें अंटिल यू आर नॉट परफेक्ट इन गिट। ठीक है, ये यूआरएल समझ में आए कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन इज अ वेरिएबल इन द गेट विच हैव वन यूआरएल। ये डिफॉल्ट होता है, मैं गेट पुल के बाद ये नहीं भी लिखता ना तो भी ये बाय डिफॉल्ट गेट पुल कहाँ पे जाता, ओरिजिन वाले पे। किसी और पे जाना है तो उसका नाम दे दो, गेट पुल ऑटोमेशन, गेट पुल एज्योर, और जिस ब्रांच को लाना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम। क्लियर है? ये तो क्लियर है। ठीक है, अभी हम लैब नहीं देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ बेसिक बेसिक सब समझ रहे हैं। ये जो वर्ड हमने में आ सेट गया ना की थी ना रिमोट, यूआरएल्स क्या अलग 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 रेपोज की सेट की थी, उसको हमें रिमूव करना है तो उसके लिए क्या कमांड होगी? किसको रिमूव करना है? जो अभी हमने सेट कर दी है ना हाँ हाँ, अलग अलग रेपो की यूआरएल उसके वेरिएबल्स में, कंसोल पे जाओ एक बार, नॉट कंसोल, CLI, हाँ यहाँ पे जो हमने सेट की हुई है ना एज़्योर, बिटबकेट, अच्छा ये ऑटोमेशन, समझ गया समझ गया। हाँ गेट रिमोट हाइफन सेट यूआरएल हाइफन हाइफन डिलीट। अच्छा ठीक है, और ये हो गया। डिलीट के बाद किस क्या डिलीट करना है, ऑटोमेशन। तो आप ऑटोमेशन वाले वेरिएबल को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। आई थिंक इसका भी यूआरएल भी देना पड़ता है। fetch push remote git remote set hyphen hyphen delete set url remote का नेम नॉन पुश यूआरएल set। ये देख लेते हैं एक बार। यूआरएल तो ये गेट रिमोट set hyphen url hyphen hyphen delete then the name, and the name is azure and url। उसके बाद आई थिंक ये देना पड़ेगा, नो हाइफन, ये देखना पड़ेगा एक बार, देख लेना डॉक्यूमेंटेशन। यूआरएल कोई दूसरी वाली चूज करना एज़्योर वाली। नहीं, वो पुश को पहले हटाना पड़ता है देन उसको।
नॉन पुश यूआरएल को नहीं डिलीट करेगा ये, पुश यूआरएल ओके, एक मैनिपुलेट पुश यूआरएल। पूरा एंड तक चूज करना जो पुश भी लिखा है ना, पूरा यूआरएल। ओह ओके, नहीं वो ऐसे नहीं होगा, स्पेस भी ज्यादा था मेरे पता नहीं। हाइफन हाइफन पुश। could not shaft remote dot azure dot push remote shaft। चलो मैं ऐड कर दूंगा वो जब, हाँ ये बाद में देख लेंगे, हम लोग भी देख लेंगे। तो रिमोट में वैल्यूज ऐड करना और वैल्यूज को एडिट करना, ये दो चीजें हैं। अगर आपको ओरिजिन के अंदर वैल्यू चेंज करना है तो आप ओरिजिन में न्यू यूआरएल प्रोवाइड करें। ठीक है, अब आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ, ये इससे पहले कोई ब्रांच हमें डिलीट करनी है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या कमांड है, गेट डिलीट -d एंड द ब्रांच नेम। इसको आप देख के यूज करना है क्योंकि ये सारी उसकी हिस्ट्री विस्ट्री सब खत्म कर देगा उस ब्रांच में जो भी हमने किया होगा। टू डिलीट अ लोकल ब्रांच, लोकल ब्रांच में ये आपके लोकली डिलीट कर देगा। अगर आपको रिमोट की ब्रांच को डिलीट करना है यहीं से, तो गेट पुश ओरिजिन हाइफन हाइफन डिलीट एंड द ब्रांच नेम, ये भी देख के चलाना क्योंकि ये रिमोट में भी आपकी उसको डिलीट कर देगा। टू डिलीट अ रिमोट ब्रांच। अब आते हैं हम ऑथेंटिकेशन पार्ट पे, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि रेपोजिटरी किसी प्रोजेक्ट की है, प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अब ऑथेंटिकेशन कराने का मतलब क्या है, देखो मेरे यहाँ पे ना विंडोज में क्रेडेंशियल्स मैनेज होंगे। ये देखो गिट के जो है ना, बिट बकेट के और एज्योर के, गिटहब के, ये सब ऐड है जिसकी वजह से यूआरएल मेरा, मैं काम करता हूँ डिलीट करता हूँ। मैंने ये गिटहब के हटाए, आपने देखा होगा मैंने क्लोन किया तो मेरे पास उसने ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा, बिट बकेट में मांगा था। ठीक है, और हमने इस बार क्या किया, गिट के और उसके हटा दिए यूआरएल, ये तीनों चीज डिलीट कर दी। लेट्स सी, देखो अभी भी इसको क्लोन करोगे ना तो ये एक बार में क्लोन हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिक रेपो है। पब्लिक रेपोज क्लोन हो सकती हैं बट उसमें हम लोग कुछ
पुश नहीं कर सकते। git clone URL, ठीक है, देखो क्लोन हो गया। मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, इसको ऐड किया मैंने, ये अभी लोकली ऐड हो रहा है मेरे में, और इसको कमिट कर, ठीक है। और सपोज अब मैं इसको पुश करना चाहता हूँ, गेट पुश, ओरिजिन आपका वेरिएबल होगा बाय डिफॉल्ट, जिसमें कि फ्राइडे वाले यूआरएल को मेंशन किया होगा, और किस ब्रांच में भेजना चाहता हूँ, मास्टर में। देख रहे हो, पुश करते वक्त अगर वो पब्लिक रेपो है, तो कंपनी में कोई भी रेपो पब्लिक नहीं होती, तो आपको क्लोन करते वक्त ये पॉपअप आ जाएगा। अब ये पॉपअप क्या बोल रहा है कि आपको ब्राउजर के थ्रू या टोकन के थ्रू ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही मैं वन टाइम ऑथेंटिकेशन करा दूंगा, ये वर्क कर जाएगा। देखो वर्क कर गया, आपकी रेपो आ गई। इससे पहले ये पुश नहीं कर रहा था, देखो अब पुश करने लगा ना। तो पब्लिक प्राइवेट दो तरह की रेपोजिटरीज होती हैं। पब्लिक रेपोजिटरीज क्लोन कोई भी कर सकता है, बट पुश नहीं कर सकते अंटिल यू हैव द आईडी पासवर्ड, या आपके पास टोकन ना हो, ठीक है। सपोज ये रेपो है मेरी, आप इसको क्लोन करोगे, ये यूआरएल अगर मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये आप क्लोन हो जाएगा, बट जैसे ही आप इसमें चेंजेस पुश करोगे, वो पुश नहीं करने देगा, वो बोलेगा टोकन डालो या ऑथेंटिकेट कराओ ब्राउजर से। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ ब्राउजर मतलब मेरे आईडी पासवर्ड से लॉगिन है, जिसकी वजह से ये मैं क्लोन कर पा रहा हूँ, पुश कर पा रहा हूँ। आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ क्लोन कर पाओगे। और क्लोन भी क्यों कर पाओगे, क्योंकि पब्लिक रेपो है। एज्योर की रेपोजिटरीज प्राइवेट होती है, ठीक है। एज्योर की, बिटबकेट की प्राइवेट होती है। जैसे ही आप क्लोन करोगे, देखो मैं इसको क्लोन करता हूँ, ये मुझसे ऑथेंटिकेशन करवा लेगा। गेट क्लोन एंड द यूआरएल, देखो खुल गया ना ये पॉपअप, और ये पॉपअप बोल रहा है आप अपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराओ, क्योंकि ये प्राइवेट रेपो थी। और देखो अब फोल्डर आया ये, ठीक है। वन टाइम ऑथेंटिकेशन होता है। अब सपोज इसको आपको क्लोन करना है किसी लिनक्स के सर्वर पे। लिनक्स का सर्वर CLI बेस्ड होता है, आप उसमें ऐसे पॉपअप वगैरह नहीं कर सकते, तो ये क्लोन आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना है, मैं ट्राई करा देता हूं। ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेवऑप्स के लिए, क्योंकि डेवलपर को आप यूआरएल दोगे, वो बोलेगा ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना है या कैसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी के लिए एक मशीन ले रहा हूँ लिनक्स वाली, और उसमें हम क्लोन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैं EC2 पे गया, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, आपको प्रैक्टिस नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी आपको क्लाउड नहीं आता। उबंटू ले लेते हैं मशीन, मैं उस मशीन को लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सपोज अब मैं अपने सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा हूँ, ये मैं उबंटू की मशीन में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट क्लोन एंड द यूआरएल, ठीक है। मुझे इस मशीन पे अपना कोड चाहिए, आई एम यूजिंग दिस। देखो क्या बोल रहा है, पासवर्ड डालो,
यानी कि आप इसको क्लोन नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, गिटहब वाला ट्राई करता हूँ, आप क्लोन कर लोगे क्योंकि ये एक प्राइवेट पब्लिक रेपो है। मैं एक काम करता हूँ, एक पब्लिक प्राइवेट बना के देखते हैं, जैसे आप कंपनी में रखते हैं। क्या नाम रख दूँ? मंडे रख देते हैं। प्राइवेट रेपो इनिशियलाइजिंग विथ रीडमी, जैसा कंपनी में आपको इन्वायरमेंट मिलेगा सेम वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये यूआरएल कॉपी किया, मैं लिनक्स पे आया एंड आई यूज्ड git clone। क्या मांग रहा है? यूजर नेम दो, पासवर्ड दो। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई बिटबकेट ऑल्सो। बिटबकेट पे गया मैंने ये यूआरएल क्लोन किया, ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है। यानी कि एक भी ब्रांचेस या एक भी रेपोजिटरीज हम बिना आईडी पासवर्ड के ऑथेंटिकेशन के बिना लॉगिन या क्लोन नहीं कर सकते, तो आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अब ऑथेंटिकेशन कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट जो तरीका है, यूजर नेम एंड पासवर्ड की तरह, ठीक है। पहला तरीका तो ये कि हम यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करें। देखो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा था ना, वो गिट क्लोन करने पे पासवर्ड मांग रहा है। अब देखो किसी को भी या फिर आप हर एक को आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि ये आईडी पासवर्ड आप दे रहे हो, इसका आईडी पासवर्ड दे रहे हो, ठीक है। सबका आईडी पासवर्ड तो दे नहीं सकते हम। तो हम लोग एक दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज टोकन। सेकेंड वे इज टोकन। टोकन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। टोकन अब जनरेट करना सीखते हैं। अभी हम गिटहब पे आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर सेटिंग्स में जाना है एंड पर्सनल एक्सेस टोकन, क्लासिक ले लो या कोई भी ले सकते हो, और जनरेट अ न्यू टोकन, ठीक है, जनरेट अ न्यू टोकन। ये एमएफए समान ही काम कर रहा है ना, मतलब अभी एमएफए नहीं है इसमें, एमएफए इनेबल्ड होगा तो मैं बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं टोकन जनरेट कर रहा हूँ, और ये टोकन मेरे सपोज किस लिए है, डेवऑप्स के ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि आई नीड दिस कोड्स ऑन माय लिनक्स मशीन। तो मैंने इस टोकन का नाम रख लिया, आपको एक्सपायरी कब का रखना है, सपोज मैंने बोल दिया 90 डेज का, और आपने इस टोकन में एक्सेस दिया सिर्फ रेपो का, ठीक है। तो देखो अब इस टोकन को यूज करके सिर्फ रेपोज को यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी चीजें नहीं यूज कर सकते, ठीक है। प्रोजेक्ट रीड करने का एक्सेस देना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज सिर्फ रेपो का दे रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, आप यूजर नेम पासवर्ड हर किसी को नहीं दे रहे हो, ये आपका टोकन आ गया, आपने इस टोकन को कॉपी किया, मैं यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पे टोकन जनरेट करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। आपने जैसे ही इसको टोकन जनरेट किया, अगर आपके यहाँ पे एमएफए इनेबल्ड है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑथराइज विद एसएसओ या एमएफए, तो आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे वो टोकन एमएफए से वेरीफाई हो जाएगा, देन आप बिना उसके ऑथेंटिकेशन के भी ये टोकन डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। टोकन यूज होगा बट एमएफए नहीं होगा उसमें फिर। तो मैंने ये जनरेट कर लिया। सिमिलरली अगर मुझे टोकन चाहिए यहाँ का, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे, जनरेट गेट क्रेडेंशियल, देखो ये इसने आपको टेम्परेरी टोकन दे दिया। अगर आपको ऑफिशियल टोकन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पर्सनल एक्सेस टोकन। हर प्लेटफॉर्म पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप टोकन जनरेट करा सकते हो। डेवऑप्स ऑटोमेशन कितने दिन के लिए चाहिए, 90। क्या क्या देखो यहाँ पे एक्सेस चाहिए, तो मैंने बोला सिर्फ कोड का चाहिए, कोड रीड राइट मैनेज, या आप बोल सकते हो फुल एक्सेस ऑफ कोड। बिल्ड का एक्सेस और किसी चीज़ का एक्सेस हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। आपने क्रिएट किया, ये टोकन जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एज़्योर का भी टोकन जनरेट कर लिया,
आपके यहाँ कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, बट मैं तीनों चीज बता रहा हूँ। सिमिलरली बिट बकेट पे चलते हैं। बिट बकेट पे एक्सेस टोकन, ठीक है, क्रिएट रेपो यहाँ पर है आपका, ठीक है। इसका नाम क्या रख देते हैं, डेवऑप्स अंडरस्कोर ऑटोमेशन। क्या एक्सेस देना है, रीड राइट या एडमिन एक्सेस देते हैं ऑन द रेपो ओनली, ठीक है। बाकी पुल रिक्वेस्ट वगैरह किसी पे नहीं दे रहे हैं। देखो इन्होंने तो पूरा फॉर्मेट ही दे दिया कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके यहाँ जौन सा अवेलेबल होगा दे कैन वर्क ऑन दैट। मैंने क्या किया, तीनों के टोकन्स जनरेट कर दिए, ठीक है। अब यूआरएल्स में आपको थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, तो चलते हैं बिट बकेट पे। आप अपनी रेपो पे वापस आए, आपने ये यूआरएल कॉपी किया और यूआरएल में हमको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, अब आपने ये टोकन जनरेट कर लिया, जो आपका यूआरएल है, इस यूआरएल पे टोकन यहाँ पर आपका जो यूआरएल है ना, इसमें एडिट करने के लिए क्या करना है, token@github.com, आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई बोलेगा कि इसका फॉर्मेट बताओ, वैसे आपको गूगल पे मिल जाएगा फॉर्मेट विथ टोकन, तो आप यहाँ पे जैसे लिखोगे ना गूगल पे GitHub URL विथ टोकन, यहाँ पे आपको लिखना है यूजर नेम। तो मेरा यूजर नेम क्या है, गिटहब पे जाएंगे, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका यूजर नेम, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे टोकन एंटर करना है। तो जो टोकन हमने अभी जनरेट किया था, ठीक है, ये आपका यूआरएल ऑफिशियल बन गया अब टोकन के साथ। अब ये यूआरएल यूज करते वक्त आपको कोई भी ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपना वाला यूआरएल एडिट नहीं किया ना उसमें, कौन सा, हमारा वाला हमने किया ना, अच्छा हमने बस उसका फॉर्मेट किया, उसके बाद से हमारा @github.com और ये जो चीज़ है ये हमारा सेम वैसे ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑटोमेशन करना है, स्पेशली डेवऑप्स वाले तो हमेशा करते रहेंगे, तो उनको यूआरएल टोकन वाले बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो और वहाँ पे स्टक हो गया, यूज़र नेम डालो पासवर्ड डालो, तो फिर वो ऑटोमेशन नहीं हुआ ना, वो तो मैनुअल वर्क हो जाएगा। तो हमको ऐसे यूआरएल जनरेट्स करने होते हैं जो डायरेक्ट वर्क कर जाए। तो देखो अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करके कहीं भी गिट क्लोन करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड या कुछ भी नहीं मांगेगा, हो गया बिना ऑथेंटिकेशन के। तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही वर्क करना है। लेकिन ये तो पहले भी जैसे हम उसको ऑथेंटिकेट कर देते हैं ना, तो उसके बाद भी तो काम पॉपअप करता है, तो इसकी करने की क्या जरूरत है? नहीं, अब गिटहब, अब देखो ये लिनक्स सर्वर है, यहाँ पे पॉपअप ही नहीं आएगा, यहाँ बोलेगा यूजर नेम पासवर्ड डालो, और वो समझ रहे हो। और ये एक सर्वर का सीन है, अभी आप दूसरे सर्वर पे गए, तीसरे पे गए, एज़्योर डेवऑप्स की पाइपलाइन में गए, जेनकिंस की पाइपलाइन में गए, तो वो हर जगह यही आपको पॉपअप आ जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड डालो, यूजर नेम पासवर्ड डालो।
आप हर जगह ये पासवर्ड सेव नहीं कर सकते ना। और ये टोकन तो स्पेसिफिकली सिर्फ किस लिए वर्क करेगा, सिर्फ रेपोजिटरी पे। तो अगर किसी को कोई टोकन मिल भी जाएगा, वो मैक्स टू मैक्स क्या करेगा, रेपोज वगैरह एडिट कर लेगा। तो लाइक लोकल मशीन की तरह ये AWS की मशीन को हम वैसे ऑथराइज नहीं कर सकते क्या? तो इसको टोकन बनाना जरूरी पड़ेगा हमेशा से। हाँ, वरना यूजर नेम पासवर्ड डालने पड़ते हैं, और दैट इज टू रिस्की। यूजर नेम पासवर्ड देने का मतलब समझ रहे हो, आप अपने आईडी पासवर्ड डाल रहे हो मशीन में, अगर किसी और के पास एक्सेस है वो देख सकता है। तो ऑफिशियली कंपनीज में क्या होता है, टोकन्स जनरेट किए जाते हैं स्पेसिफिक वर्क के लिए। जैसे कि ये टोकन सिर्फ रेपो पे वर्क करेगा। अब ये जो यूआरएल है ना, अब ये कहीं भी वर्क करेगा। अगर मुझे मेरे सिस्टम में, या मैं ये यूआरएल किसी को भी दे दूं, दे कैन जस्ट यूज गेट क्लोन यूआरएल। ये कभी भी कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा किसी भी सर्वर पे। ये बेनिफिट होता है टोकन्स का। तो आप स्क्रिप्ट में, पाइपलाइन में कहीं भी यूज कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो जनरली क्या होता है, प्राइवेट रेपोजिटरीज प्राइवेट होती है, और प्राइवेट रेपोजिटरीज में यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। अब आप किसी सर्वर पे अपने यूजर नेम पासवर्ड थोड़ी दे सकते हो, हाँ। ये इशू है। ठीक है, तो यूजर नेम टोकन, ये आपका अगेन यूजर नेम बोल सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया। यूजर नेम ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है मोस्टली। देन आपकी रेपो का नाम, आप इसको एडिट कर लोगे जहां स्क्रिप्ट में आपको यूज करना है, यू कैन यूज इट। ठीक है, सिमिलरली एज्योर के साथ होगा। आपको क्या लिख रहा है, टोकन जनरेट करना है, देन आप बस गूगल पे इतना लिख दीजिए, एज्योर रेपो विथ टोकन। ठीक है, कोई नहीं, एज्योर का तो डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब आपने टोकन जनरेट कर लिया, प्रोजेक्ट के आपको रेपो का यूआरएल चाहिए नाउ, यू विल क्लोन। अब आपको क्या करना है, स्टोक अपने यूआरएल में एडिट करना है। तो एडिट करते वक्त कॉपी करिए इसको, और ये जो यूजर नेम लिखा होता है ना, इसको हटा के बस पासवर्ड, ये टोकन एंटर कर दीजिए, और ये डायरेक्ट वर्क कर जाएगा। अब आप इसे कॉपी करिए, और किसी भी मशीन पर, किसी भी सिस्टम में बस आपको अब क्या लिखना है, गेट क्लोन एंड दिस यूआरएल। हो गया क्लोन। एलएस करूंगा, देखो दोनों क्लोन हो गए, बिना किसी यूजर नेम और पासवर्ड के आपने क्लोन कर लिया। तो मैं इसके यूआरएल्स में लिख देता हूँ, जो भी आपका यूआरएल है बस उसमें क्या कर देना, आपको टोकन एंटर कर देना। ठीक है, और ये बिट बकेट वालों ने तो अपना पूरा दे ही रखा है कि बस आपको ये चीज़ ऐड कर देनी है, बाकी इधर का यूआरएल आपका सेम रहेगा। इस साइड क्या लगा देना है आपको, ये x-token ऑथेंटिकेशन कॉलन, और ये जो टोकन जनरेट हुआ तो ये इन्होंने तो आपको डायरेक्ट दे दिया, बस आपको क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट ये यूआरएल गेट क्लोन। वो भी नहीं लिखना है, वो भी है उसमें। अच्छा, वो गेट क्लोन पहले से देते हैं, 2 बार लिख दिया मतलब गेट क्लोन। ठीक है, देखो एलएस करोगे आपके पास तीनों चीज़ आ गई। तो ये हो गया आपका ऑथेंटिकेशन पार्ट। तो अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है उस प्लेटफॉर्म का, जैसे एज्योर रेपोस का या गिटहब का, देन यू कैन इजिली गो देयर एंड क्रिएट इट। अदरवाइज आप उस टीम से बोलोगे कि प्रोवाइड मी अ टोकन, डेवऑप्स टीम वाले आपको या जो भी डेवलपर्स हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे। और कई बार क्या होगा कि आज ये यूआरएल वर्क कर रहा है और 30 दिन बाद नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, टोकन एक्सपायर हो गया है, आपको नया टोकन
जनरेट करके इन यूआरएल्स को एडिट करना पड़ेगा वापस से। तो यूआर की टोकन्स की वैलिडिटी होती है 30 डेज 90 डेज, आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट करें। यूजर नेम पासवर्ड आप अपनी ही कोई मशीन पे यूज कर रहे हो, अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हो कंपनी के ही, तो आप कर सकते हो। बट अगर किसी ऐसे सर्वर पे यूज कर रहे हो जो सर्वर बहुत लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ये लिनक्स की मशीन है, मे बी ये 2-4 लोग यूज कर रहे हो, 10 लोग यूज कर रहे हो, तो वहां अपने यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। क्लियर हुआ ये ऑथेंटिकेशन ऑफ रिमोट रेपोज? हाँ जी, हम ऑथेंटिकेट करने के बाद केवल पुश कर सकते हैं, बाकी अदर काम कोई नहीं कर सकते, जैसे कोई फाइल लेकर आना। वो सब कर सकते हो। टोकन टोकन अगर एक बार आपका वैलिड हो गया है तो उसके बाद आप सब कर सकते हो। आप अब देखो, अब जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, अभी हम पुल करेंगे, क्लोन करेंगे, सब होगा। ठीक है, जैसे कि मैं गिटहब का ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। अब मेरे पास ये टोकन है, टोकन वाला यूआरएल है। मैं क्या काम करता हूँ, मंडे हमारा चल रहा है ना, मंडे नाम की रेपो नहीं है ना इसमें, ठीक है। मुझे अब मान लो वर्क करना है इस पे, आई हैव सम टास्क एंड, तो मैं इसको क्लोन करता हूँ, गेट क्लोन एंड द यूआरएल। ठीक है, देखो फोल्डर आ गया होगा, मंडे से आ गया, और इस फोल्डर में मैं गया cd। अब आप कैसे वर्क करोगे मैं बता रहा हूँ, वो देखना। अगर आप अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो तो यू कैन यूज यूजर नेम पासवर्ड, वन टाइम ऑथेंटिकेशन है, या फिर वो ब्राउजर से ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट कर लेगा। उसके बाद आपको उस ब्रांच फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर में जाते ही आप एक ब्रांच में आ जाओगे। सबसे पहले आप चेक करना कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक ही ब्रांच दिखाए, -a लगा लो तो रिमोट प्लस लोकल दोनों ब्रांच वो दिखाएगा। ठीक है, आप मास्टर में हो, आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मुझे मास्टर में चेंजेस करना है, और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी खुद की एक ब्रांच बना लूँगा। गेट ब्रांच टेस्ट नाम से बना लेता हूँ, और ब्रांच में चेकआउट भी करना हो तो चेकआउट भी कर सकते हो। ब्रांच बन गई, चेक कर लेते हैं। गेट ब्रांच, हाँ 2 ब्रांच अवेलेबल। नाउ चेकआउट टू टेस्ट, टेस्ट में आ गए। हमने यहाँ पे जो भी फाइल वगैरह बनानी थी वो बना ली। सपोज मुझे एक 1.py बनाना, मुझे इस फाइल में कुछ लिखना था, अभी मैं सब टर्मिनल से लिख रहा हूँ, आप नॉर्मली एडिटर में कहीं भी लिख लीजिए। अब गेट ऐड 1.py, गेट कमिट -m, एडिंग सम न्यू फीचर्स। ठीक है, ये मैंने कमिट ऐड कर दिया। देन आप गेट लॉग में चेक करोगे तो आपको 2 कमिट दिखेंगे, एक पहले से जो आया मास्टर की वजह से, और एक मैंने क्रिएट किया। अब मुझे ये चेंजेस वापस से मास्टर में डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, आप मास्टर में आओगे, गेट चेकआउट टू मास्टर, गेट मर्ज टू मास्टर, मास्टर में मर्ज द टेस्ट। ठीक है, आपने टेस्ट के चेंजेस को मास्टर में ले लिया, चेक कर लेते हैं आए कि नहीं। ठीक है, देखो दोनों चीज यहाँ भी आ गई। आपको क्या करना है, गेट पुश। ठीक है, चेंजेस पुश हो गए, आप चेक करोगे वहां पे चेंजेस आपके पुश हो गए। देखो 1 फाइल यहाँ भी आ गई। अगर मुझे डायरेक्ट चेंजेस करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ls करोगे, ये फाइल है आपके सामने 1.py, मैंने इसको ओपन किया, इसमें कुछ नए चेंजेस करने हैं, सपोज मुझे कुछ लाइन्स ऐड करनी है। फाइल एडिट की,
गेट ऐड। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर में नहीं कर सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मास्टर में डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो तो यू कैन। मैंने यहाँ पे डाला कि न्यू मॉडिफिकेशंस या न्यू मॉडिफिकेशन डन इन 1.py। आप ऐसे मैसेजेस क्यों लिखते हो? क्योंकि और लोग भी होंगे जो साथ में काम कर रहे होंगे, वो इजीली समझ सकें। उसके बाद आपको क्या लिखना है? गेट पुश हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल टास्क। अब उन्होंने बोला आप किसी और चीज पे अपना वर्क करने लगे, एंड ऐसा तो है नहीं कि ये मास्टर ब्रांच हमेशा आप ही अपडेट करोगे। कई बार ऐसा होगा कि अदर टीम्स भी होंगी, जो ये अदर टीम मेंबर भी होंगे जो इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैन्युअली एक फाइल बना देता हूँ 2.py मैंने बना दिया, और मैंने इसमें एक कोड लिख दिया। ठीक है, तो अदर टीम के मेंबर्स भी तो उस मास्टर को अपडेट कर रहे होंगे। अब देखो, इस ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में कितनी फाइलें हैं? 2, और मेरे पास कितनी है? 1, है ना। तो जब भी आप दोबारा से कोई टास्क मिलता है, सपोज मुझे एक टास्क मिल गया कि हे वर्क ऑन दिस फीचर ब्रांच, मुझे फीचर पे वर्क करना है, तो कभी भी जब आप दोबारा से 10 मिनट या 15 मिनट 1 घंटे बाद उसी रेपो पे दोबारा वर्क कर रहे हैं, तो ऑलवेज यूज गिट पुल। हमें क्या करना है? हमेशा गिट पुल करते ही जो नए नए चेंजेस यहाँ पर आए थे ना, वो देखो मेरे पास भी आ गए। ls करूंगा तो देखो 2.py मेरे पास भी आ गए। तो आपको ये हैबिट में लाना है कि गिट पुल हमेशा करते रहना है। ठीक है, चेंजेस आ गए, अब मुझे इसको क्या करना है? एक फीचर पे वर्क करना है। तो मैं क्या करूंगा? इससे एक नई फीचर ब्रांच बना लूंगा, गिट चेकआउट। आप ब्रांच बनाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, गिट चेकआउट -b। फीचर ब्रांच में आ गए। अब समझो आपको 2.py में चेंजेस करने थे। आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे प्रिंट जो भी और नई नई लाइनें हैं, एडिंग सम न्यू लाइंस। आपने यहाँ पे चेंजेस किए और अब अपने इसको कमिट किया, गिट ऐड 2.py गिट कमिट -m न्यू फीचर्स डन एंड टेस्टेड। सपोज आपने उसको टेस्ट भी किया, और आपको यही ब्रांच अब सीधा पुश करनी है, क्योंकि ये नया फीचर है तो इट्स शुड बी न्यू ब्रांच। तो आप क्या करोगे? अब गिट पुश चलाओगे। तो ये क्या करेगा? फीचर ब्रांच को यहाँ पे पुश करने के लिए कोशिश करेगा, और यहाँ पे फीचर ब्रांच नहीं है तो ये एरर देगा। ठीक है, और एरर के साथ आपको देखो सॉल्यूशन भी दे देता है कि क्या करना है आपको। अब स्ट्रीम एक सेट करना पड़ेगा, तो आपको जस्ट इसे कॉपी करना है। जब भी एरर आए समझ लेना ये वाली ब्रांच वहां पर नहीं है। तो मैंने ये पेस्ट किया, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिट पुश -set अप स्ट्रीम। और कहाँ सेट करना है? ओरिजिन में। नहीं भी लिखोगे तब भी कर देगा वो, क्योंकि ओरिजिन तो बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। ठीक है, देखो चेंजेस पहुंच गए मेरे। यहाँ पर मैं आया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो फीचर ब्रांच यहाँ भी आ गई। तो आपको जिस फीचर पे वर्क करना था आपने कर लिया। तो ब्रांचेस बनानी है या नहीं बनानी, ये आपको टास्क पे डिपेंड करता है। अगर मास्टर में एडिट करने हैं, आप डायरेक्ट मास्टर में करिए। मास्टर में डायरेक्ट चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं कंपनी में। तो जब हम एज्योर डेवऑप्स पे CI/CD या एज्योर डेवऑप्स पढ़ेंगे ना, तब हम मास्टर्स वगैरह पे प्रोटेक्शन लगाएंगे और हमें पुल रिक्वेस्ट रेज करनी होगी। अभी गिट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो कोई भी ब्रांचेस को डायरेक्ट चेंजेस करने हैं डायरेक्ट कर लीजिए। आपको नई ब्रांच बनाकर करने हैं तो आप नई ब्रांच बनाकर। यहाँ पे ना एक नई कमांड यूज की है ना, ये अपस्ट्रीम, मतलब क्या? अप स्ट्रीम, हाँ। अगर ये देखो ये वाली ब्रांच यहाँ नहीं है तो ये करना पड़ता है। अब देखो ये ब्रांच यहाँ बन गई ना। अब मैं डायरेक्ट देखो कोई भी चेंजेस करता हूँ, मैंने जैसे कि दोबारा से उस फाइल में एडिट किया और इसमें कुछ नए चेंजेस किए। मैंने लिखा गेट ऐड 2.py गिट कमिट
C3, ठीक है। आप सीधा लिखो गेट पुश कर देगा, क्योंकि अब तो वो ब्रांच एग्जिस्ट करती है। तो देखो जब फर्स्ट टाइम करते फर्स्ट टाइम वो हैं एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मैंने अब स्ट्रीम चला के ये बोला कि आप वहां पे क्रिएट कर दो, दिस कमांड इज क्रिएटिंग दिस। अब देखो इसको आप रिफ्रेश करोगे ना, तो 2.py में लेटेस्ट चेंजेस भी आ गए। देखो नाउ लिखा है ना। नहीं, वो चीज जैसे फर्स्ट टाइम जैसे मैंने कोई ब्रांच बनाई थी अपने लोकल में, हाँ उसके बाद जब उस ब्रांच के साथ पुश किया रिमोट रेपो में, तो वहां पर उसको चले जाना चाहिए था ना। नहीं, जैसे मैंने ये नई ब्रांच बनाई फीचर, हम्म। और ये फीचर ब्रांच यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, ये अभी फ्रेश काम था। मेरे मैनेजर ने मुझसे बोला कि क्रिएट अ फीचर ब्रांच एंड वर्क ऑन दैट। तो मैंने फीचर ब्रांच बना ली मास्टर से, एंड आई वर्कड ऑन दैट। मैंने ये सब फाइल वगैरह एडिट कर ली। अब मुझे इसे पुश करना है, तो पुश करते वक्त ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच है ही नहीं वहाँ। अगर हम लोग डायरेक्टली वहां पे बनाते रिमोट रेपो में हाँ एक फीचर ब्रांच, और फिर हम उसको लेके आते अपने लोकल में एंड देन एडिट करते, तो नहीं होता ना ये इशू। हाँ हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे कि अब मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक नया ब्रांच बनाया, न्यू ब्रांच हम लोग करते हैं। व्यू ऑल ब्रांच पे जाओ, ठीक है, न्यू ब्रांच। और मान लो एक बग आ गया, तो एक बग मुझे किसके ब्रांच के रेफरेंस से बनाना है। देखो कभी भी कोई भी ब्रांच किसी ना किसी रेफरेंस ब्रांच से ही बनती है। तो मैंने बोला कि फीचर से ही, अब फीचर में बग आया है, तो बग नाम से मैंने एक ब्रांच बना दी, बग्स। क्लियर है? बग्स नाम से एक ब्रांच बन गई। मैं वापस से अपने उस पर आता हूँ, लाइब्रेरी रेपो पे, योर रेपोजिटरीज मंडे। मैं देखूंगा तो यहाँ पे मुझे कितनी ब्रांच दिखेंगी अब? 3। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे इस मंडे वाले में। यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। मैंने बोला गेट ब्रांच बताओ, तो कितनी बता रहा है ये? 3, लेकिन वो बग वाली नहीं बता रहा। देख रहे हो यहाँ पे बग नाम से भी है, क्योंकि ये लोकल है, इसको क्या पता। मैंने लिखा गेट ब्रांच हाइफन ए बताओ, गेट ब्रांच हाइफन ए, तब भी ये नहीं बता रहा। अब बताओ क्यों? क्योंकि वो ब्रांच रिमोटली बनी है, इसको अभी कुछ आइडिया ही नहीं है। मेरे लोकल वाले को कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे नई ब्रांच आ गई। और ऐसा बहुत होता है कंपनी में कि अभी आपके पास 5 ब्रांच थी, 1 घंटे बाद देख रहे हो 8 ब्रांचें बन गई। क्यों? क्योंकि अदर पर्सन भी तो वर्क कर रहे हैं साथ में, तो वो पुल से नहीं आता तो ये फीचर वाले में है ना, क्या अभी पुल हम से लोग। नहीं। हाँ, ओके, कंटिन्यू। पुल से नहीं आता के। पुल से आएगा ना? हाँ, हमको कुछ ना कुछ अब चलाना पड़ेगा ना। अब मैं चलाऊंगा या तो गेट फैच या गेट पुल। नहीं, अभी तो हम लोग फीचर वाली में ही है ना, ये तो मास्टर में चेक कर रहे हैं ना। ये जो कमांड है ये पूरे गिट पे वर्क करती है, इसको ब्रांच से मतलब नहीं अच्छा है। अच्छा, ओके। हाइफन ए यानी ऑल ब्रांचेस। तो इट इज सेइंग यू हैव 3 ब्रांचेस इन लोकल प्लस 3 ब्रांचेस इन रिमोट। तो हाइफन ए आपको सारी ब्रांचेस दिखाती है। बट देखो बग नाम की जो ब्रांच है वो अभी भी मुझे नहीं दिख रही, तो मुझे ये ब्रांच अब लानी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, गेट पुल। पुल भी ला सकता हूँ और फैच भी ला सकता हूँ। अब फैच और पुल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पुल क्या करेगा, मेरी सारे ब्रांचेस को अपडेट भी कर देगा और लेकर भी आएगा। तो गेट पुल चलाया मैंने, तो उसने बोला पग नाम की ब्रांच आ गई और रेस्ट एवरीथिंग इज अप टू डेट। अब मैं लिखता हूँ गेट ब्रांच हाइफन ए, तो देखो ये आ गई ये वाली ब्रांच। अब मैं इस ब्रांच में चेकआउट कर सकता हूँ, गेट चेकआउट टू बग्स। आप बग में आ गए, एलएस करोगे वो सारी चीज मिल गई। देखो ठीक है। तो देखो इस बार मैंने अपस्ट्रीम नहीं चलाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फैच करके या पुल करके ले आया हूँ। अब आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। आपको 2.py में मान लो चेंजेस करने थे, इस लाइन की वजह से बग आ रहा था, तो मैंने ये लाइन हटा दी। ऐसी इट्स जस्ट सिनारियो ले रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, गेट ऐड 2.py गेट कमिट, मैं बोल देता हूँ बग फिक्स्ड। अगर ये सब कुछ अप टू डेट है तो ये हेडमास्टर वो हेड ब्रांच क्यों नहीं आ रही है इसमें?
हेड ब्रांच नहीं होता, हेड आपका एक पॉइंटर है जो ये बताता है कि अभी करंटली आप ओरिजिन की या फिर आप बोलो रिमोट की मास्टर ब्रांच को ही पॉइंट कर रहे हो। हेड कोई ब्रांच नहीं है, हेड इज द पॉइंटर। मैंने ऐड किया, कमिट किया, पुश करना हो सीधा लिखूंगा गेट पुश। जिस ब्रांच में हो उसमें वो पुश कर देगा। बग्स ब्रांच में था, बग्स की ऑफिशियल ब्रांच में पुश कर दिया। यहाँ बग वाली ब्रांच पे जाता हूँ मैं, तो देखो बताएगा कि आपने रिसेंटली एक कमिट किया है, ये नाउ नाउ, और इसको चेक करोगे तो देखो वो लाइन हट गई होगी जो लाइन मैंने डिलीट की थी। तो इस बार मैंने अपस्ट्रीम नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये ब्रांच रिमोट पे अवेलेबल थी। ठीक है, अब देखो गिट पुल ने क्या किया, गिट पुल ने मेरी इन सारी ब्रांचेस को अप टू डेट कर दिया। कई बार मुझे मेरे चेंजेस को अप टू डेट नहीं करना होता है, तो मैं क्या चलाता हूँ, गिट फैच। गिट फैच क्या करेगा, आपकी ये बग ब्रांच को लेकर आएगा, फीचर को भी लेकर आएगा, सबको लेकर आएगा, बट वो मेरे इसमें चेंजेस को मर्ज नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखना है तो एक काम करता हूँ, देखो मैंने चलाया, मैं बग में हूं ना, और बग में मैंने इस फाइल में एडिट किया। ठीक है, मैं इसमें एडिट कर रहा हूँ। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट फैच एंड गेट फैच वर्सेस गेट पुल। मैंने देखो इस लाइन में एडिट किया, बग में ही हूं मैं, चेंजेस कर दिए, और देखो मैं यहाँ पे अगर अभी कैट करूंगा अपनी फाइल को 1.py को, तो नहीं है वो लाइन फैच वर्सेस पुल, क्योंकि मैंने अभी तो मैंने लोकली चेक कर रहा हूँ, और अपडेट कहाँ किया है, रिमोट पे। मैं लिखता हूँ गेट पुल, देखो चेंजेस आ जाएंगे। देखो कैट करता हूँ 1.py, आ गई ये लाइन। तो गेट पुल क्या करता है, मेरे वो सारे चेंजेस को रिमोट से लोकल में लेकर आता है, प्लस मर्ज भी कर देता है। मर्ज मतलब क्या, मर्ज का मतलब ये है कि यहाँ लेकर आया और उसने फिर फाइनली, बताता हूँ काम क्या, हाँ उसने मेरी इस रिमोट रेपो को लोकली अपडेट किया, प्लस इसके चेंजेस को इसमें मर्ज भी कर दिया। ये दोनों सेम ही चीज है, बस आपने चेकआउट किया तो वो लोकली दिख रही है आपको। क्लियर है? अब देखो मैं गेट फैच करता हूं, मैंने क्या किया, इसको एडिट किया, टेस्टिंग फैच कमांड। ठीक है, और अब मैं चलाता हूं गेट फैच। ठीक है, गेट फैच किया तो देखो ये लेकर तो आया है कुछ, कह रहा है कि बग में चेंजेस आए हैं, लेकिन कौन से बग में, इस वाले में, इस वाले में नहीं। देखो मैं कैट करता हूं, मैं भी पुराने वाले बग में हूं ना, 1.py नहीं आया ना ये वाली लाइन, समझ रहे हो? अब मैं क्या कर सकता हूँ, समझ नहीं आया ये। ये सही पॉइंट है एकदम। चलो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। देखो पुल क्या करता है, सिंपल सा तरीका, पुल को देख लो बस। मास्टर में मैंने कोई भी चेंजेस किए, नॉट मैंने, किसी और टीम मेंबर ने, तो वो सारे के सारे चेंजेस उसने पुश किए होंगे, तो मास्टर मेरी अपडेट हो गई होगी। सपोज उसने मास्टर में इस फाइल में चेंज किया था, तो मैं रिमोट पे चेंजेस कर दे रहा हूं, ताकि टेस्टिंग पुल कमांड ऑफ गिट, ये चेंजेस किए हैं उसने मास्टर में। ठीक है, मास्टर ब्रांच अपडेट हो गई, और मैं कमांड चलाता हूं गिट पुल। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, मास्टर ब्रांच में चेंजेस आए हैं, इस फाइल में एक लाइन ऐड हुई है, दिख रहा है। मैं मास्टर में जाता हूं अपने लोकल में, देखो रिमोट पे चेंजेस हुए और गेट पुल चलाया तो मेरी लोकल भी अपडेट हो गई होगी। चेक करता हूं मैं, गेट चेकआउट मास्टर। ठीक है, ls करा, कौन सी फाइल को एडिट किया था मैंने, 2.py को, 1.py को,
अच्छा मैंने चेंजेस वहाँ किए थे गिट पुल, ठीक है। देखो मास्टर में आके मैंने गिट पुल चलाया तो उसने मेरी इस फाइल को अपडेट कर दिया बिना मेरी परमिशन के। मैं नहीं चाहता था ये चेंज करना, लेकिन वो फिर भी कर देगा। कैट करके देखता हूँ 2.py को, तो देखो ये लाइन यहाँ भी आ गई। तो गिट पुल का अगर मुझसे कोई पूछेगा क्या करता है, इट ब्रिंग्स द चेंजेस फ्रॉम रिमोट टू लोकल एज वेल एज इट ऑटोमेटिकली अपडेट ऑल द थिंग्स विदाउट माय रिव्यूअल। मैंने बिना रिव्यू के ही वो चीज सीधा चेंजेस मर्ज करा दिए, ये करता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी लोकल मास्टर को अपडेट नहीं कराना है, आपको पहले वो चीजें रिव्यू करनी है, देन आपको वो चीजें यूज करनी है। तो उस केस में आप गिट पुल नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, फैच। फैच। तो एक बार फिर से देखो, मैंने इस ब्रांच में चेंजेस किए, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, ये 2 लाइनें लिखी, किसी और ने लिखी, मेरी मास्टर ब्रांच हो गई अपडेट। कहाँ पे, रिमोट में। मैं लोकली वर्क कर रहा था, मुझे पता है कि पुश चलाने के लिए मुझे पुल चलाना है, या बेस्ट प्रैक्टिस है कि हमेशा पुल चलाते रहो। बट जैसे ही मैं गिट पुल चलाऊंगा मेरी मास्टर ब्रांच अपडेट हो जाएगी, मैं इस फाइल को चेक करूंगा, इस फाइल में अपने आप ये लाइनें लिख गई। क्यों, क्योंकि रिमोट में ये चेंजेस आए हैं तो लोकली भी मेरी हो जाएगी। ये क्लियर है? हाँ ठीक है। और ये मैं नहीं चाह रहा था, समटाइम आई नीड टू रिव्यू द चेंजेस विच आई ब्रिंग फ्रॉम द रिमोट। मुझे रिव्यू करने, एक बार देखने हैं कि कौन कौन सी लाइनें आई हैं। बट यहाँ क्या हो रहा है, वो तो मुझसे बिना पूछे कर देता है एडिट। तो इस बार मैं क्या चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस मेरी परमिशन के या मेरे रिव्यूअल के बाद ही मर्ज हों। ठीक है। अब इस बार क्या किया मैंने, देखो इस बार मैंने गिट पुल नहीं चलाया, मैंने चलाया गिट फैच। ठीक है, फाइल को अपडेट करूं, कैट करके देखूं, देखो लाइन आई क्या, 3 और 4 नहीं आई, लेकिन ये बोल रहा है चेंजेस तो लाया हूं मैं। देख रहे हो, कुछ 977 बाइट्स का इसने कुछ तो रिमोट से लाया है। हाँ ये लाया है, बट इस बार उसने डायरेक्टली मेरे मास्टर ब्रांच में मर्ज नहीं किए, तो वो चेंजेस लाया है, उसने चेंजेस लाया है यहाँ पे। समझ रहे हो, इस बार चेंजेस कहाँ लाया, वो ओरिजिन के मास्टर वाले रेफरेंस में ही लाया है, उसने मेरे चेंजेस यहाँ डायरेक्टली मर्ज नहीं कराए। Fetch will help me to bring the changes but not merge. And will bring the changes as well as it will merge from this to this. और मैं जो देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ये वाला जो चेंजेस ब्रिंग करके लेके आया है वो चेंजेस दिखे कहाँ में, वो यहाँ है। जी आपको क्या चेक है करना ये? है, ये रेफरेंस ब्रांच है। देखो आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि डिफरेंस बताओ मेरे मास्टर और इस मास्टर, इस वाले रेफरेंस में। ये रेफरेंस ब्रांचेस होती है। तो देखो ये बता रहा है ना, डिफरेंस बता रहा है कि आपने, आपकी मास्टर और ये जो ओरिजिन मास्टर है इसमें क्या फर्क है। इसमें लाइन नंबर 3 और 4 और ये 2 स्पेसेस ओके एक्स्ट्रा है। अब आपको लगता है कि ये रिव्यू, देखो रिव्यू करने का मतलब क्या है, मुझे चेक करना है। मैंने चेक कर लिया कि मेरा ऑफिशियल मास्टर जो लोकली है और जो ओरिजिन का मास्टर है उसमें ये चेंजेस हैं। रिव्यू कर लिया ना आपने। अब रिव्यू के बाद आपको लगता है कि इसे मर्ज कराना है, आप मर्ज करा लो, गेट मर्ज। कौन सी मर्ज कराना है मुझे, इसको। तो आपने फैच किया, रिव्यू किया, देन आपने मर्ज किया। अब मैं अपनी 2.py को चेक करूंगा, देखो लाइन आ गई। जबकि गेट पुल क्या करता है, ये ऑप्शन ही नहीं देगा, सीधा आपको मर्ज करा देगा चेंजेस। सो दीज रेड ब्रांचेस आर ऑफिशियली ओरिजिन मास्टर ब्रांचेस रेफरेंस। यू वर्क इन दीज ब्रांचेस, बट ये इसी के रेफरेंस से ही आ रही होती हैं। तो जैसे अगर हमें रिव्यू करना है, तो जैसे ये रैपो में हमने एडिट किया है लाइन 3 और 4, हाँ तो वही हम रिव्यू करके ऐड कर सकते हैं ना। हाँ, वहाँ कर सकते हो, बट ये बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं।
और एक फाइल तो है नहीं, आपके पास कितनी फाइलें होंगी? मान लो ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, एक्चुअल प्रोजेक्ट में तो सोर्स, मेन, रिसोर्सेज, टेस्ट केसेस, यानी क्या क्या चेंजेस हैं, और उतनी सारे चेंजेस को आप यूआई पे कैसे देख पाओगे? देख भी सकते हो अगर चाहते हो तो। मुझको ये ना जो ना रेड में मतलब मैंने बोला मास्टर मतलब लिखा है, और जो ना वाइट में लिखा है इसमें मतलब वो डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ देखो, ये मेरी रेफरेंस ऑफिशियली लोकल मतलब क्या हुआ इसका मतलब? रेफरेंस आप बोल रहे हो? रेफरेंस का मतलब है ये इनकी टेम्प फाइल है, टेम्पररी ब्रांचेस हैं जो रेफरेंस कर रही हैं रिमोट को। जब आप चेकआउट करते हो इसमें, तो ये आपको क्या करती है, इसी की एक लोकल कॉपी ऑफिशियली बना के आपको प्रोवाइड करा देती है। तो आप चेंजेस करते हो इनमें, ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस बताती है कि यहां से चीजें आई हुई हैं। तो मतलब मैं अगर है ना मतलब रेपो पे आप जाके कोई मतलब ब्रांच मतलब बनाऊंगा तो उसकी है ना एक ना रेफरेंस मतलब ब्रांच और मतलब बन जाएगी। है हाँ, जब आप गिट क्लोन करते हो ना, तो देखो जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, रेफरेंस ब्रांच और इसमें फर्क बताता हूँ। मैं काम करता हूँ, इस मंडे वाले को डिलीट करता हूँ, मैंने रेपो डाल दी। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोन किया, कॉपी, ठीक है। अब बताओ मेरे ऑफिशियली कितनी रेपो हैं, ऑफिशियली कितनी ब्रांच है वहां पे? 4 है आई गेस। गेट क्लोन, ठीक है। अब मैं इसको चलाने से पहले देखता हूँ यहाँ पर ऑफिशियली कितनी है। 3 है मेरी ऑफिशियली रिमोट में। 3 है कि 4 है? 3 ही है, ठीक है। रिमोट में मेरी कितनी है? 3। ये क्लियर है कि रिमोट में मेरे पास 3 ब्रांचेस हैं। मैंने इसे क्लोन किया, मंडे नाम की रेपो मेरे पास आ गई, ठीक है। मंडे नाम की रेपो मेरे पास आ गई। मैं इस रेपो में जाता हूँ, सीडी करके आ गया, ठीक है। अब मेरे पास एक बात बताओ, कितनी ब्रांचेस हैं लोकली? लोकली तो मेरे को दिखा रहा है एक ही ब्रांच है, मास्टर, जबकि वहां कितनी है? 3। मैं काम करता हूँ, -a लगा के देखता हूँ, तो देखो क्या बोल रहा है कि आपके पास रिमोट रेपो में हेड इज द जस्ट पॉइंटर, ठीक है, कि ऑफिशियली वो अभी कहां पर आपको पॉइंट करा रहा है। वो बोल रहा है मेरे पास 3 रिमोट रेपोजिटरीज हैं जो मैं रेफर कर पा रहा हूं, या मैं जो पॉइंट आउट कर पा रहा हूं, जिसमें से अभी आप जो देख रहे हो मास्टर, वो मेरा जो हेड है वो कहां पर है? मास्टर से, यानी कि इस वाली ब्रांच को मैंने आपको दिखा रहा हूं। देखो रेफरेंस ब्रांच ये है, और ये ऑफिशियली अभी के लिए ब्रांच है आपकी। मैंने बोला कि मुझे बग वाली ब्रांच में जाना है, बोलता है ठीक है, आप गेट चेकआउट बग्स करो, मैं आपको वहीं भेज दूंगा, ठीक है। देखो आप बग में आ गए, अब एक बार गेट ब्रांच -a करो, तो देखो क्या कह रहा है, आप बग ब्रांच में, जबकि ये ब्रांच मैंने बनाई नहीं, इसने मेरे ये जो रेफरेंस ब्रांच है ना, इसी की ऑफिशियल ब्रांच बना दी है। जो कंटेंट इनमें पड़ा हुआ है वही कंटेंट इसमें लेके आ गया, ठीक है। अब देखो मैं गलती से बग्स की जगह बग कर देता हूं, तो ये नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, वो कह रहा है रेफरेंस ब्रांच है ही नहीं, तो मैं आपको कैसे चेकआउट कराऊं। अब मुझे फीचर में चेकआउट करना है, अब डायरेक्टली करो गेट चेकआउट फीचर, ये आपको ले जाएगा, ठीक है। फीचर में आप आ गए, सारी ब्रांचेस चेक करो, तो वो क्या बोल रहा है, आपके पास इन तीनों का रेफरेंस आ गया है। तो ये समझ लो, आपको लोकल में वर्क करने के लिए इन रेफरेंस ब्रांचेस का एक ऑफिशियल ब्रांच चाहिए ही चाहिए। ये ब्रांच एक्चुअल में क्या है, आपके लैपटॉप में है, इसका रेफरेंस के थ्रू बनी हुई है। आप जब इसको वो करोगे पुल पुश क्लोन, तो ये आपको भेजेगा यहीं वाले पे, इस वाले पे। आप अपनी खुद की नई ब्रांच बनाओगे तो पहले आपको गेट ब्रांच का नाम देना पड़ेगा। वो ब्रांच जो रहेगी वो रेफरेंस की ब्रांच नहीं है, वो लोकल में ही पड़ी हुई है। बेसिकली मतलब मैं बादशाह अगर हम कुछ भी मतलब पुल करते हैं कोई मतलब रेपो, तो उसके मतलब रेफरेंस मतलब अपने यहाँ पे मतलब बन जाती है टेम्प फाइल। हाँ, ये समझ लो कि ये रेफरेंसेस आपके पास बाय डिफॉल्ट आ गए, आप बस चेकआउट कर करके इसको ऑफिशियली यूज कर लेते हो। ठीक है, ओके। और फैच और पुल समझ में आया? पुल क्या करेगा, वो चेंजेस आपके पास डायरेक्ट लेकर आएगा, प्लस उसके अंदर मर्ज भी कर देगा इस ब्रांच के अंदर। और जबकि फैच क्या करेगा, इस ब्रांच के चेंजेस इसी में रखेगा रेफरेंस में ही, बट इसमें नहीं करेगा। आप रिव्यू कर सकते हो गिट डिफ
कमांड चला के diff is used to check the differences between two branches। तो आप diff किस कहीं भी यूज कर सकते हो। मुझे डिफरेंस चेक करना है इसमें और इसमें, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट diff bugs और इसका नाम। बट मतलब ऐसा हम करते क्यों, क्योंकि मतलब हमला फैच डिफरेंस चेक करने करने के लिए, क्योंकि आप जब 10 12 50 फाइलों पे वर्क करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि इस ब्रांच और इस ब्रांच में क्या डिफरेंस है, तो डिफ चेक करने के लिए। नहीं, मतलब हमला ऐसा ना चाहते क्यों है कि हमको मतलब दिखाना, वो दिखे ना कि मतलब डिफरेंस मतलब क्या है, मतलब चेंज हमने किया, क्या किया है, तो हमको दिखे ना वो, ऐसा मतलब क्यों करते हैं हम? मतलब जिसको चेक करना हो, जरूरत पड़ रही है कि एक बार देख ले यार इन दोनों ब्रांचेस में कुछ अंतर तो नहीं है, ये ब्रांचेस एक दूसरे से आगे पीछे तो नहीं चल रही, तो जरूरत पड़ती है। अदरवाइज जैसे मैं बहुत ही रेयर यूज करता हूँ, मैंने तो गेट डिफ कभी यूज भी नहीं किया। मैं तो सीधा क्लोन करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, फिर वही ब्रांच को बस एक बार क्लोन हो गया, गेट पुल चला लूंगा, ऐड कमिट पुश, फिर पुल चला लूंगा, गेट ऐड कमिट पुश। तो एक्चुअल में तो यही 3 4 चीजें होंगी। कोई नई ब्रांच बनानी है, ब्रांच बनाया, मर्ज करना है, मर्ज कर दिया, मर्ज कन्फ्लिक्ट आएगा तो जानते हो सेम फाइल को आपने एडिट कर दिए दोनों जगह, तो आप उसको सही कर लो। ठीक है, ये इसमें गिटऑप्स क्या होता है? गिट ऑप्स मतलब हाँ। वो ऑपरेशंस जो आप गिट प्लेटफॉर्म पे करते हो, गिटहब वाले प्लेटफॉर्म पे। तो जो कंपनीज ज़्यादातर गिटहब पे वर्क करती हैं, गिटहब पे आप पाइपलाइन भी बना सकते हो, गिटहब पे भी पूरा मैनेजमेंट होता है, तो वो गिटऑप्स कहलाते हैं। ओके। मतलब ऑप्स लग गया यानी वो पर्टिकुलर उसी फील्ड पे वर्क करेगा। डेटा ऑप्स जो डेटा पे वर्क कर रहे हैं, सेक ऑप्स जो सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क्स कर रहे हैं, डेवऑप्स जो डेवलपमेंट जो जहाँ पे एसडीएलसी वगैरह ज़्यादा यूज होता है वो डेवऑप्स वाले हो गए। क्लाउड ऑप्स जो क्लाउड पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मतलब जैसे एमएल मैंने ऑप्स। कोई कोड एडिट किया, मॉडिफाई किया, उसको पुश कर दिया, तो डायरेक्टली वो गिट से जेंकिंस में जाएगा और सीधे अपनी मशीन पे जाके डिप्लॉय हो जाएगा। हाँ, जो भी CI/CD। चेंजेस करेंगे डेवलपर्स उसके रिगार्डिंग वो पाइपलाइन चलनी चाहिए, वो पाइपलाइन जो भी वर्क कर रही है वो अपने टास्क परफॉर्म करती रहेगी। तो आपने पूरा ऑटोमेशन सेट कर दिया है, अब वो चीज़ अपने आप होती रहेगी। गिट का मतलब वो का यूज क्या है, मतलब प्रॉपर जब मतलब हम मतलब काम करते हैं कंपनी में, तो गिट मतलब किस चीज के लिए मतलब होता है, काम क्या कोड एग्जैक्टली? कोड लाना, उसको एडिट करना, उसका ट्रैक करना। देखो इससे क्या है कि ट्रैक रहेगा ना, कि अभी मान लो मुझसे बोलेगा कोई रिवर्ट कर दो ये चेंजेस 2.py के, तो मैं चेंजेस कर सकता हूँ रिवर्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी जाके कमिट आईडी चेक करूंगा ना, तो बता देगा कि लास्ट कमिट आपने तो ये किया था। अब ये मेरे को देखो साफ साफ बता दे रहा है, ये 4 लाइनें जुड़ी थी। अब किसी ने बोला रिवर्ट कर दो, रिवर्ट कर दिया। अदरवाइज आप 4 दिन बाद क्या याद रख पाओगे कि कौन सी फाइल में आपने कौन सी लाइनें लिखी थी? कोई 2 फाइलें डिलीट करके यहाँ भेज दे तो आप पता नहीं कर पाओगे, लेकिन गिट के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है। गिट का एक ही काम है, ट्रैक करना। सोर्स कोड मैनेजमेंट SCM टूल है वो, सोर्स कोड को आपके पूरी हिस्ट्री के साथ ट्रैक करती रहती है। जब हम मतलब कंपनी में काम करते हैं तो मतलब जैसे मतलब वो होते हैं डेवलपर्स होते हैं, तो मतलब वो है ना, मतलब कोड तो मतलब वो लोग लिखते होंगे ना, तो मतलब हमारा काम क्या है गिट में, हम क्या आप करते भी हैं तो अपने डेवऑप्स के एग्जैक्टली? कोड लिखोगे ना। अच्छा, ओके। और जब तक आप गिटहब वगैरह सेट नहीं करोगे, गिटहब के ब्रांचेस सेट करना, पुल रिक्वेस्ट पॉलिसी सेट करना, यूजर्स को स्पेसिफिक परमिशंस वगैरह देना, तो जब गिट आता ही नहीं है, गिटहब आता ही नहीं है, तो ये चीज़ें मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम? इम्प्लीमेंटेशन करना है ना हमको, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हमको 2 टूल चाहिए, गिट और कोई भी एक रिमोट रेपोजिटरी का प्लेटफॉर्म, जैसे गिटहब हो गया, एज्योर हो गया, बिटबकेट हो गया। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करोगे जब ही ना, जब आपको आता है गिट। कल आपसे बोल देंगे कि ये डेवलपर्स का ये एरर आ रहा है, जैसे वो चेकआउट नहीं कर पा रहा, तो अगर आपको ही नहीं आता तो आप कैसे बताओगे? वो आप बोलोगे कि चेक कर लो वहाँ ब्रांचेस होंगी, और मे बी वहाँ वो ब्रांच है ही नहीं, वो ब्रांच आपने बनाई नहीं थी, क्योंकि पहली या 2 ब्रांचेस तो आप बना के दोगे ना इनिशियली नए प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रोजेक्ट की ऑनबोर्डिंग हो रही है तो एक प्रॉपर रेपो बनाना, अभी एक से ज़्यादा रेपो बनेगी, एक क्यूए टीम के लिए, एक डेवऑप्स डेवलपमेंट टीम के लिए, सिक्योरिटी टीम के लिए, डेवऑप्स टीम के लिए। तो फिर वो ब्रांचेस बनाना, फिर उसके अंदर क्या कहते हैं पॉलिसीज सेट करना। तो जब गिटअप उनको आएगा तभी तो हम वो इन्वायरमेंट सेट कर पाएंगे ना। और फिर आपको जो काम करना होगा, जैसे डॉकर फाइल लिखनी है, तो वो आपको भी जरूरत पड़ेगी गिट की। क्लियर हुआ? हाँ, फॉर्मेट गेट टोकन, फैच और पुल समझ में आया?
फैच में क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं बट वो मर्ज नहीं होते, मुझे मर्ज करने के लिए गेट मर्ज और ये जो जिसके भी चेंजेस मैं लाया हूँ उसका नाम लिखना पड़ता है, तब वो मर्ज करेगा। जैसे मैंने गेट फैच चलाया और फीचर ब्रांच मेरी रिमोट पे अपडेट हुई है तो वो लेकर आ जाएगा, बट मेरी यहाँ की ये फीचर ब्रांच को चेंजेस नहीं करेगा, जो ये फीचर वाली है। उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा गेट मर्ज और ये वाला नाम, तब जाके वो जो रेफरेंस ब्रांच से ला रहा है चेंजेस उसको मेरी ऑफिशियली फीचर ब्रांच में मर्ज करेगा। तो फैच मेरे को ये फैसिलिटी देता है कि यू कैन रिव्यू, यू कैन लाइक मर्ज व्हेन एवर यू वांट, जब मुझे चाहिए तब मैं उसमें मर्ज करा सकता हूँ। जबकि गिट पुल तो चलाते ही सब कुछ कर देता है, मेरे को कोई भी ऑप्शन नहीं देगा रिव्यू व्यू करने का। वैसे जब हम कंपनी में काम करते होंगे तो हम तो मतलब पुल ही करते होंगे ना, तो ना वैसे फैच जो मैं पड़ती बता नहीं रहा होगी। हूँ, जैसे कि जो एक डेवऑप्स इंजीनियर है वो बस पहली बार क्लोन करता है, उसके बाद ऐड कमिट पुश, उसके बाद गेट पुल कर लेगा कि कोई चेंजेस किसी और डेवऑप्स टीम के मेंबर ने ना कर दिए हैं, ऐड कमिट पुश, इतना ही यूज होता है। तो ऑफिशियली अगर कोई बोलोगे कि हाउ यू यूज गिटहब या गेट, तो बस इतना ही है कि आप पहली बार करोगे गेट क्लोन, उसके बाद आप हमेशा गेट पुल, उसके बाद से गेट ऐड और गेट कमिट, ठीक है, मैसेज और गेट पुश। ऑफिशियली कई लोगों को गिट इतना ही आता है कि गिट में इतना ही कुछ होता है, रिवर्ट रीसेट स्टैश वगैरह उनको कुछ नहीं पता। ठीक है, गिट डेली कमांड्स तो आपकी इतनी ही रहेगी। ठीक है भैया। बट इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा हाउ यू ऑथेंटिकेट, ठीक है, कौन कौन से रिमोट रेपोज के बारे में आपने नाम सुना है, तो एटलीस्ट ये 2-3 तो आप बता ही सकते हो। उसके बाद से रीसेट क्या होता है, रिवर्ट क्या होता है, स्टैश क्या होता है, मर्ज क्या होता है, मर्ज कन्फ्लिक्ट, रीबेस क्या होता है, स्क्वैसिंग क्या होती है, तो वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू लाइक तो आपको पढ़ना ही है।